क्लास 10th के समस्त स्टूडेंट्स को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 का 1.3 जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 1.1, 1.2 पढ़ा और आज हम 1.3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें वाटर के बारे में जानकारी दी गई है, वाटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें पहुंचाई गई है। टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक है वाटर सोर्सेस टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जल उसके स्रोत, मतलब कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से पाया जाता है, उसके प्रकार, जल के प्रकार कौन कौन से जल होते हैं, वितरण कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस कंडीशन में फैला हुआ है, और उसका संरक्षण मतलब उसकी बचत करना। इससे सब रिलेटेड अध्यापन कार्य आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको कराया जाएगा। कक्षा 10वीं का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के विद्यार्थियों हेतु ध्यान से सुने। जल के स्रोत, जल मतलब पानी, वाटर, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक मूल्यवान संपदा है। द वाटर इज ए वैल्यूएबल रिसोर्स। जल एक बहुत कीमती एक संपदा है जो धरती के अंदर मौजूद है। इट फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स। यह क्या करती है? हमारी रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। विदाउट वाटर नथिंग कैन बी इमेजिन। बिना पानी के कुछ भी चीज इमेजिन करना मुश्किल है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। धरती के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है वाटर। पृथ्वी के लिए, एक पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के द्वारा उपजाई गई चीजों के लिए जल एक सबसे महत्वपूर्ण, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। वाटर इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है। हमारी जो बॉडी होती है यह 70% वाटर कंटेन्स करती है, संचित करके रखती है। जल, वाटर के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमको जल प्राप्त होता है, वाटर हमको कहाँ से मिलता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमको वाटर प्राप्त होता है, तो वो होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर को हम कहते हैं पृष्ठीय जल। हिंदी में उसको बोलेंगे पृष्ठीय जल और इंग्लिश में सरफेस वाटर। व्हाट काइंड ऑफ वाटर वी कैन फाउंड, किस प्रकार के पानी या जल हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला प्रकार है उसका सरफेस वाटर, जिसको हम पृष्ठीय जल कहते हैं। द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन द रिवर्स। जो सरफेस वाटर होता है, पृष्ठीय जल होता है, वह कहाँ प्राप्त होता है? रिवर में प्राप्त होता है। पॉन्ड्स मतलब तालाब में प्राप्त होता है, एंड लेक्स और झीलों में प्राप्त होता है। रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। नदी का पानी सरफेस वाटर का सबसे अच्छा स्रोत है। रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। जानते हैं नदियाँ हर जगह देश में कोने कोने पर मौजूद रहती हैं और इससे हमको इसका जल प्राप्त होता रहता है। देयर आर मेन रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र कैरी नीड 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया। पूरे इंडिया में 60% वाटर तो सिर्फ इन्हीं नदियों के पास है। पूरे इंडिया में 60% जो वाटर है वो इन 3-4 नदियों में हो जाता है और उसके बाद भी फिर हर गली, हर शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी बहती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पृष्ठीय वाटर हमको नदियों के द्वारा मुख्य तरह से प्राप्त होता है। दूसरा आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड मतलब भौम जल। वो वाटर जिसको हम भूमि से प्राप्त करते हैं उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। आप बुक्स में पढ़ेंगे, बुक्स में देखेंगे अध्ययन करते समय। ग्राउंड वाटर क्या होता है? वर्षा का जल, बहुत सारा जल भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। जब पानी गिरता है, बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, कुछ पानी तो बह जाता है, लेकिन अधिकतर पानी क्या होता है, जमीन के अंदर भूमि के द्वारा उसको सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा योगदान है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे, जो पानी सूख जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, वो धरातल के नीचे क्या होता है, चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है।
जहाँ चट्टानें होती हैं धरती के नीचे, वहाँ पर जाकर वह पानी कलेक्ट हो जाता है और इससे कुओं और ट्यूबवेल की मदद से बाद में हम लोग वापस, जिसे हम बोर कह देते हैं, बाद में हम वापस उस बोर के माध्यम से उस पानी को निकाल सकते हैं और पानी निकालने के बाद उसका उपयोग मानव अपने लिए उपयोगी बना लेता है उसको, या कृषि के लिए, या घर में खाने पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, वस्त्रों को धोने के लिए, नहाने के लिए, या अन्य किसी काम के लिए। तो भौम जल का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। फिर थर्ड होता है एटमॉस्फेरिक वाटर, जिसको हम कह सकते हैं वायुमंडलीय जल। वाष्पिक रूप में होता है, आसमान में जो हमको बादल दिखाई देते हैं वो बादल एक जल ही है, जल के रूप में वहाँ पर स्थिर है, जमा हुआ है और प्रायः इसका उपयोग नहीं होता, और इसका उपयोग अगर होता भी है तो वह बाद में क्या होता है, जब वर्षा के रूप में वह बादल नीचे आते हैं, जमीन पर पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद भूमि के द्वारा उस पानी को सोख लिया जाता है, तब यूज का होता है। अदरवाइज वायुमंडलीय जल का प्रयोग नहीं होता। महासागरीय जल, देश के जितने भी महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या और कोई भी विश्व में जो भी महासागर हैं, उन महासागर में जितने भी जल हैं, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनका उपयोग जो होता है वह जल परिवहन के लिए होता है। महासागरीय जल पीने योग्य नहीं होता, नहाने योग्य नहीं होता, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपयोग परिवहन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए किया जाता है। जब लोग जहाज से इस जगह से उस स्थान की ओर, या कोई भी सामग्री यहाँ से वहाँ दूसरे स्थान पर जाती है, उसमें महासागरीय जल का प्रयोग होता है। फिर अब ये आपको बताए 4 प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वाटर। 4 प्रकार के पानी होते हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, उनको कह सकते हैं हम। पहला सरफेस वाटर, पृष्ठीय जल। हमारे साथ बोलो, पृष्ठीय वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर। हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय वाटर, इंग्लिश में सरफेस वाटर। दूसरा भौम जल, मतलब जो अर्थ के अंदर में जो पानी मौजूद होता है, भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर। थर्ड एटमॉस्फेरिक वाटर, और फोर्थ ओशियन वाटर, चौथा महासागरीय। तो इस तरह से ये आपको वाटर के बारे में बताया। अब यूज ऑफ वाटर, वाटर का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आपसे पूछा जाए वाटर का प्रयोग क्या होता है, जल का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सबको पता है, बोलने में असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पता है पानी पीते हैं हम, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सिंचाई करते हैं। ये सारे के सारे यूज जो होते हैं जल के होते हैं। यूँ कह सकते हैं जल का मुख्यतः उपयोग पीने का पानी पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, सफाई हेतु, सिंचाई के लिए। जल विद्युत का उत्पादन महत्वपूर्ण अंग है। पानी का उपयोग जल विद्युत का उत्पादन के लिए किया जाता है, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जो हम फसलें हमारी उगाई जाती हैं बिना सिंचाई के संभव नहीं है, तो जल का जो उपयोग है वह कहाँ हो रहा है, कृषि पर हो रहा है, जिसके साथ हम लोग खा पी रहे हैं। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। जो सिंचाई हो रही है वर्षों से, जब से यह धरती का निर्माण हुआ और लोग अपने खाने पीने की चीज़ों को बनाने लगे, फसलों का उत्पादन करने लगे, तब से सिंचाई एक महत्वपूर्ण योगदान हो गया। जिससे, और कैसे करते हैं, नहरों से, नहरों में जो पानी आता है उसके माध्यम से सिंचाई कर दी जाती है। कुएं तथा नलकूप, बोर, जो अभी मैंने बोला था, बोर के माध्यम से प्रयोग कर लिया जाता है, या तालाब के माध्यम से सिंचाई कर दी जाती है। जल की समस्याएं एवं उनके संरक्षण, प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। जल की जो समस्याएं हैं और उनके संरक्षण के बारे में इस टॉपिक पर बात करेंगे। वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम आर मल्टीफेसेड। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। मैं यूँ कह सकते हैं द परटेन टू अवेलेबिलिटी, यूज, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम independence, sufficient water was available, irrigation and industry, but now due to population growth it is insufficient. जब हमारे देश में को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय देश की जनसंख्या भी कम थी, और देश की जनसंख्या कम होने के कारण पानी ज़्यादा था और उसका यूज़ करने वाले कम थे, मतलब पर्याप्त था। तो फसलों की सिंचाई या अन्य उपयोग के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में रहा करता था। लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री डेवलप होती गई, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, और जनसंख्या बढ़ने के कारण उसका वितरण कैसा हो गया, असमान हो गया। जहाँ पर लोग 1 गिलास पानी पिया करते थे, से लगाएं 1 गिलास पानी
2 लोग पिया करते थे, लेकिन आप उस 1 गिलास पानी को 6 लोग मिलकर पिएंगे तो क्या हाल होगा, एक एक घूंट ही सबको मिलेगा। वैसा ही हुआ है कि जल का असमान वितरण हो गया है और लोगों और हम तक पानी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। The availability of water resource depend on power supply in the region which irrigate by tubewells। अब पानी से विद्युत का निर्माण भी होता है। जब विद्युत का निर्माण होता है, जब विद्युत बनेगी तो उस विद्युत के सहारे नदियों को मशीनों की सहायता से उन तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये भी समस्या हो सकती है। Therefore, rational utilization, conservation and management of water resource has become necessary। इसलिए कहा गया है जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। Water conservation is very important for every person। सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। In a few limited availability of water, it is increasing demand and its uneven availability, it has become imperative to conserve the water resource। Following the 3 steps are essential to direction। अब 3 चरण में बताऊंगा आपको, इसके निर्देश हैं कि वर्षा का जल हम कैसे बचा सकते हैं, वर्षा का जल कैसे रोका जा सकता है और उसका हम उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना, मतलब पानी को व्यर्थ न बहाएं। ये बात किसी एक के बलबूते नहीं बल्कि सब लोगों को एक साथ इस बात को शामिल करना पड़ेगा कि जितना जो भी पानी है, जो भी वाटर है, उसको हम व्यर्थ न बहाएं, वेस्ट ना करें। पानी अगर बेकार चल रहा है, खाली बह रहा है, तो उसके नल की टैप को बंद कर दें। इससे कंजर्वेशन हो सकता है। छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों को वैज्ञानिक प्रबंध करना, जितने भी साइंटिफिक उपाय करना, जितने भी नदी हैं, डैम हैं, उनका पानी को कंजर्व करना, रोकना, उनके पानी को रोकने की प्रथा होना चाहिए। या नदियों में पानी वेस्ट यहाँ से वहाँ जाकर सीधे महासागर में नहीं मिल जाए, इसका अपवाद रोकना चाहिए। और जल को प्रदूषण से बचाना कि कैसे भी करके नालियों का पानी जल में ना मिले, क्योंकि जब भी नाली का पानी, गंदा पानी जल में जाकर मिलेगा तो क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। ना वो हमारे नहाने के काम आएगा, ना हमारे पीने के काम आएगा। अदर उपयोग में तो कुछ ना कुछ अलग में आ सकता है, लेकिन जिसका महत्वपूर्ण योगदान है जिन चीज़ों में, पीने के पानी में हम उसका प्रयोग करते हैं, खाना पकाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारे प्रयोग में नहीं आ पाएगा। और तो ये थी जल से संबंधित रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपने आज क्या पढ़ा, टॉपिक था हमारा वाटर सोर्स टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जल का स्रोत, उसके प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण। कितने प्रकार के जल होते हैं देख लिया, कहाँ से प्राप्त होता है, संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसको रोकने के उपाय क्या होने चाहिए, इससे हानियाँ क्या होती हैं, ये आपने समझा। अब हम 1.4 टॉपिक पर पहुँचते हैं। ये आपने अभी टॉपिक जो समझा 1.3 समझा, जिसमें इस तरह की रिलेटेड थी। जो हमारा पूरा टॉपिक है रिसोर्स ऑफ इंडिया, उसमें आपको वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो वो 1.4 पर जब हम पहुंचे तो इस टॉपिक पर जाकर आपको प्राप्त होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारे टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब इसका अर्थ है जंगल और जंगली जीवन। जंगल और जंगली जीवन से रिलेटेड ये टॉपिक है, ध्यान दें। भूतल का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता रहती है, वन कहलाते हैं। धरती का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक रूप से चारों तरफ हरियाली, जंगल, वन, पेड़ पौधे घने रूप में लगे होते हैं, ऐसे जगह को प्रायः हम जंगल का नाम देते हैं, मतलब वन का नाम देते हैं, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति के अमूल्य हैं। द फॉरेस्ट इज अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर आवर लाइफ। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग, लगाते हैं अनुमान लगाते हैं कि लगभग 1/4 भाग, मतलब 25% भाग पहले जंगलों से ढका हुआ था। पूरा वातावरण शुद्ध, एटमॉस्फेयर शुद्ध, पूरा का पूरा 25% एरिया जंगलों से ढका हुआ था। किंतु मानव के विकास के साथ साथ जैसे ही ह्यूमन की जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी ग्रोथ हुई, तो क्या हुआ, खेती, आवास, फैक्ट्रीज मतलब कारखाने के लिए भूमि प्राप्त करने के तो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई करते चले गए और उस जगह पर घर मकान बन गए या कारखाने बन गए या खेती करने लगे लोगों ने अपने फसलें उगाने लगे। फलस्वरूप अब पृथ्वी के पास केवल 15%
हमारे पास 15% भाग है जिस पर वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑन एन एरिया। प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की जलवायु तथा वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी पर निर्भर करती है। इट इज डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज अनइवन बिकॉज लोकेशन, सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट सेम। हर जगह पर वन कैसे पाए जाते हैं वो डिपेंड किस बात पर करता है कि वहाँ की सॉइल कंजर्वेशन कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, और वहाँ का क्लाइमेट, वातावरण कैसा है, और वहाँ की कंडीशन कैसी है। हर चीज़ डिपेंड करती है अलग अलग। मतलब जिस जगह का क्लाइमेट अगर वनों के लिए उपयोगी होगा, वनों को उनकी वो क्लाइमेट पसंद आता है, उस जगह पर ज़्यादातर वन पाए जाते हैं। जहाँ का क्लाइमेट सूखा, राजस्थान रेतीला इलाका है, वहाँ पर वन नहीं पाए जाते। क्यों? पहले तो पानी की कमी, दूसरा वहाँ का क्लाइमेट इतना गर्म है कि पेड़ पौधे ज़्यादा पनप नहीं पाते। इसलिए क्लाइमेट पर निर्भर करता है कि वनों की स्थिति के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड आउट ऑफ विच 500 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। कम से कम 47,000 प्रकार की वनस्पति हमारे दुनिया में पाई जाती है। 47,000 प्रकार की वनस्पति पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिसमें विशेष 5,000 प्रकार की जो स्पेशल वैरायटीज हैं पेड़ पौधों की, वो तो सिर्फ हमारे देश में है, हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। भारत में सभी चीज़ों को मिलाकर सोचने के बाद, समीक्षा करने के बाद यह पता लगता है कि जो आपको बता रहे हैं कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण हिंदी में बोल सकते हैं उसको, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा होता है मानसून फॉरेस्ट, मतलब मानसूनी वन। तीसरा होता है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन। चौथा होता है डेल्टाई वन, और पांचवा होता है हिमालय पर्वतीय वन। मतलब जो चीज़ें हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जो बसी हुई हैं, जहाँ पर वन, जहाँ हिमालय पर्वत है और वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे जंगल लगाया गया है, ऐसे क्षेत्रों को कौन सा कहा जाएगा? हिमालय पर्वतीय वन कहा जाएगा। जहाँ पर डेल्टा है वगैरह रेतीले, ऐसी जगह को डेल्टा वन कहा जाएगा। जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर मरुस्थलीय वन। मानसूनी वन, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब आगे बात चलती है भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट इन नेशनल इकोनॉमी। फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ। जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा है। इन इंडिया अबाउट 20.64%, भारत में 20.64% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। मतलब एरिया, इतना एरिया 20.64% टोटल भूभाग है जो वह जंगलों से घिरा हुआ है। दिस इज 1.7 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया, और दुनिया का 1.7%। ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के। मतलब दुनिया में भारत में सिर्फ कितने एरिया में है? 20.64%, 20.64% एरिया में फॉरेस्ट है। लेकिन अगर दुनिया की बात की जाए, पूरी दुनिया में कॉमन निकाला जाए इसका, तो 1.7% भूभाग जो है फॉरेस्ट से रखा हुआ है। द कंट्री पोसेस एवरेज 0.11 हेक्टेयर द पर पर्सन एरिया अंडर फॉरेस्ट। वैरायटी ऑफ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द ईयर। देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.11 हेक्टेयर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीएच चटवर्क के शब्दों में, पीएच चटवर्क है, उन्होंने कहा है फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ एंड वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। फॉरेस्ट, जंगल एक राष्ट्रीय संपदा है और मानव जाति की सिविलाइजेशन की सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे नॉट ओनली प्रोवाइड फूड, वे न केवल हमको लकड़ी प्रदान करते हैं, बट आल्सो प्रोवाइड वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, और कई प्रकार का कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल हमको प्रोवाइड करते हैं। फॉर्डर मतलब और जनरेट नेशनल इनकम, ऐसी चीज़ें हमको प्रदान करते हैं जिससे भारतीय राष्ट्रीय संपदा में आय बढ़ जाती है। देयर डायरेक्ट बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका सीधा सीधा लाभ बहुत महत्वपूर्ण है।
डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट। अब जंगल से कौन कौन से डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त होते हैं, ध्यान से सुनेंगे बातों को। पहला, लकड़ी की प्राप्ति। ऑब्वियसली सबके मन में आएगा जंगल से क्या मिलता है, पहला लकड़ी। वनों से प्राप्त लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। सागौन, साल, शीशम, चीड़, देवदार, आबूनस, चंदन आदि की लकड़ी प्राप्त होती है। देश की अर्थव्यवस्था में इसका उपयोग होता है। सहायक उपजों की प्राप्ति। वनों से सहायक उपजों के रूप में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस, बैंत, जड़ी बूटियां, जानवरों की सींग, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तीसरा, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री। जो उद्योग होते हैं, उद्योगों के लिए जो लकड़ी प्राप्त होती है उसके लिए लाभ दे रही है। फिर जानवरों के लिए चारागाह है, जहाँ पर पैदावार होती है वहाँ पर जानवरों के लिए चारागाह हो जाता है, जिससे पशु ज़्यादातर दूध देते हैं या ज़्यादा चमड़ा की सामग्री प्राप्त हो जाती है। रोजगार प्राप्ति, जहाँ पर वनों में 7.8 करोड़ प्रति व्यक्ति की आजीविका आश्रित है। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत उद्योग चलते हैं। जितने भी कच्चे पदार्थ वनों से प्राप्त होते हैं उनसे बहुत सारे उद्योग मिल जाते हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, लघु उद्योग में सहायक, सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और कम से कम 670 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व सिर्फ वनों से प्राप्त होता है। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अगला टॉपिक में अगर बात करें, वनों से प्रत्यक्ष लाभ, मिट्टी के कटाव में कमी। जितना वन लगे होंगे वहां पर, कल आपने पढ़ा मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव कहाँ होगा, जहाँ पर पेड़ पौधे कम लगाए जाएंगे। तो पहली लाभ क्या हो जाता है, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता, मृदा अपरदन नहीं होता, जलवायु को सम बनाए रखना, बैलेंस बना के रखती है। गर्मी, ठंड, बरसात को सबको बैलेंस बना के रखती है। बाढ़ नियंत्रण में बाढ़ नहीं आती, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। रेगिस्तान के प्रसार पर, लोग ज्यादातर जो भूभाग रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाता है उसको रोकने में मदद मिलती है। वर्षा में सहायक, बिना पेड़ के पानी गिरना संभव, जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे पानी आसमान से गिरेगा नहीं। तो ये भी है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, जितने पेड़ होंगे, वन होंगे, वहाँ की भूमि की शक्ति, उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव, सांस ले रहे हैं पेड़ पौधों के कारण ले रहे हैं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों को रिलीज करके देते हैं, जिससे हम लोग जीते हैं। अब तो ये रहा वनों से प्रत्यक्ष लाभ, कि वनों से हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ, कैसे हमको लाभ प्राप्त होता है। आगे भारत में वनों को संरक्षण। भारत में, ये पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, भारत में ब्रिटिश सरकार 1894 में वन नीति अपनाई थी। 1894 में एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था, जिसके अनुसार वनों की देखरेख विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की। और वहाँ उसका उद्देश्य ये था कि हर जगह पर वन विभाग, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, उनकी स्थापना की जाए, उनकी की जाती। अब इससे क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। 1950 के बाद एक सेंटर में वन बोर्ड की स्थापना की गई। वनों के संबंध में नीतियां बनाई गई, नई नई नीति बनाई गई, जिसकी प्रमुख बातें थी वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, मतलब जो वनों का क्षेत्र कम है, अभी आपने 20.64 पढ़ा, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3 करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित रखना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना। दूसरा, 7 दिसंबर 1988, ये भी बात पॉइंट वाली बात है, ध्यान रखेंगे। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति की घोषणा की गई, जिसमें पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं का संरक्षण, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, ये बातें थी। पहाड़ी, घाटी, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं, जंगलों और आदिवासियों, गरीबों के लिए पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं, वनों की उत्पादक बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, वर्तमान वनों की कटाई से बचाया जाए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये चीजें 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए 1999 में 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। वन विकास के लिए और भी कार्य किए गए, जैसे केंद्रीय वनों की स्थापना, भारतीय वन संरक्षण का गठन, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, राज्य वन विकास निगमों की स्थापना, वन महोत्सव, इस तरह के कार्य किए गए। फिर वन्य प्राणी पर भी इस टॉपिक पर 1.5 में चर्चा की गई। वन्य प्राणी, अब इसमें वनों के साथ साथ जीव जंतु भी प्राकृतिक संसाधन है। इसके लिए बहुत सारी चीजें नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, जैसे बड़े पैमानों पर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है, तो जीव जंतु बाहर आ जा रहे हैं। विविध उद्देश्यों से वन्य प्राणियों का शिकार किया जा रहा है, कई तरह के उपयोग करने के लिए लोग
जंगली जीवों का शिकार करते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, जीवों के प्रति घटती दया भावना, लोगों के अंदर में दया भावना घट रही है, इसलिए जीवों का हनन कर रहे हैं। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल चमड़ा वगैरह प्राप्त होता है, इसलिए उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। मानव समुदाय की उपेक्षा पूर्ण सोच, जो सोच है वह थोड़ा सा नीची है, इसलिए इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। तो उनके संरक्षण के उपाय भी बताए गए कि हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैवमंडल के रिजर्व की स्थापना करनी चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि आपके इस चैप्टर में आपने वनों, जल, वन्य जीवन से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त की। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग अपनी अपनी बुक में पढ़ेंगे और उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर निकालेंगे और समय आने पर उसको हमको चेक कराएंगे और उसमें से जो भी काट छाट होगी की जाएगी, या अगर सही है तो उसको रखा जाएगा और आपके साथ इस तरह आपका ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। नोटबुक तैयार करें। नोटबुक तैयार करने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को आप उसमें उतारें और उसमें से कॉपी करें, और कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उन आंसर की तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन। जय हिंद।